गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बच्चों अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10 के बायोलॉजी का एक पार्ट है, मानव नेत्र। और ये मानव नेत्र का जो टॉपिक है, ये आपके कक्षा 10 के एनसीईआरटी में या अदर बुक में सब में है। आपके एकेडमिक एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। और ये पार्ट ऐसा है जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मानव नेत्र से कहीं ना कहीं बायोलॉजी के पोर्शन से 1 या 2 प्रश्न प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज एक छोटा सा वीडियो हम लोग एक छोटे से टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और पूरा वीडियो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आज आपको मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा मानव नेत्र बनता है, और सबका अलग अलग कार्य आज हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र होता है। जैसे एक प्रकार का कैमरा आप समझ सकते हैं कि कैमरा क्या करता है कि हम कैमरे से फोटो लेते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का हम फोटो ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति द्वारा हमें एक ऐसा कैमरा मिला है जिसके द्वारा हम सभी चीजों की फोटो लेते हैं। तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक यंत्र है, प्राकृतिक कैमरा है, और एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेत्र क्या है या मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र हो या किसी का नेत्र हो, तो नेत्र का काम ही यही है कि देखना, अर्थात यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र होता है। और प्रकाशीय यंत्र होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हमें देखने में मदद करता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई मानव नेत्र की। अब मानव नेत्र तो देखा जाए कि भाई पूरे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग अलग महत्व होता है। आज ये दुनिया जो हमें दिख रही है, जो दुनिया हम देख पा रहे हैं, या किसी चीज को हम अच्छे ढंग से अनुभव कर पा रहे हैं, उसको हम अच्छे ढंग से उसको देख के उस आनंदित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो नेत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। बच्चों, इंपॉर्टेंट तो सारे अंग है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आपका ये नेत्र ना होता तो आप इस पूरी दुनिया को, इस रंगीन मौसम को, या जो भी कुछ भी आप देख पा रहे हैं, आप इसको भली भांति न देख पाते और आपको उतना आनंद न आता। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से यह मानव नेत्र बनता है और मानव नेत्र कैसे काम करता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि ये आपको एक फिगर हमने बना के यहाँ पर रखा है, ये मानव नेत्र का फिगर है, मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। इसमें होता क्या है बच्चों की, जैसा कि आप एक देख रहे हैं कि एक गोले जैसी संरचना होती है। ये आपका जो नेत्र है ये बिल्कुल गोलाकार होती है, एकदम गोल संरचना होती है, जो कि लगभग कई परतों में बना होता है, अर्थात ये विभिन्न प्रकार की परतों द्वारा ये पूरा बना होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी परतें होती हैं, किसका क्या नाम है, किसका क्या काम है। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो मानव नेत्र के कुल हम यहाँ पर 11 पार्ट देखेंगे। उन पार्ट का नाम हमने लिख लिया है, 11 भाग होते हैं इस छोटे से मानव नेत्र में, या छोटे से नेत्र में 11 प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है दृढ़ पटल, दूसरा है कार्निया, तीसरा है कोराइड, और चौथा है आइरिस, पांचवा है सिलियरी मांसपेशियां, छठा है पुतली, सातवां है नेत्र लेंस, आठवां है रेटिना या दृष्टिपटल, नौवां है अंध बिंदु, 10वां है पीत बिंदु, और 11वां है नेत्रोद या जलीय द्रव। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस चित्र को देख पा रहे हैं, तो इसकी जो सबसे बाहरी कवरिंग है बच्चों, ये वाला आप जो देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो सफेद रंग का ये जो आपकी ये जो मांसपेशी जो आपको दिख रही है, ये बाहर बाहर, ये क्या है कि एक अपारदर्शी चमड़ी से आप कह सकते हैं बनी होती है। और इसी बाहरी पटल को, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, और इसको श्वेत पटल भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होने का मतलब ये होता है कि इससे होकर प्रकाश न तो आ सकता है न तो जा सकता है। ये नेत्र का सबसे बाहरी वाला परत है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंगित किया है। तो ये जो सफेद रंग का जो दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। सबसे बाहरी कवर, बाहरी हिस्सा
दृढ़ पटल है, इसको श्वेत पटल भी कहते हैं, और यह अपारदर्शी चमड़ी से बना होता है और इसका काम होता है कि प्रकाश को न तो ये अंदर जाने देता है न तो बाहर जाने देता है, ये अपारदर्शी होता है। दूसरे नंबर पे है बच्चों कार्निया। आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे दृढ़ पटल के बाद दूसरा नंबर जैसा आता है वो है कार्निया। कार्निया आपको देखेंगे कि कार्निया क्या चीज है, किस प्रकार से हम कार्निया को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गोला है, आप यहाँ पर देखिए, ये गोला यहाँ आके थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये गोला आया तो ये उभरा हुआ पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये उभरा वाला पोर्शन जो है ये क्या है, कार्निया होता है। और कार्निया जो होता है ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने का मतलब इससे होकर प्रकाश आ और जा सकता है, और ये पारदर्शी होने के नाते क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है इसी कार्निया से होकर प्रवेश करती है। जैसे हमें कोई वस्तु को दिखाई पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, हमारे कार्निया से होकर हमारे नेत्र के अंदर जाती है, और उसी के बाद लेंस लगा होता है और उस लेंस से होकर जाके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। तो ये जो कार्निया, ये उभरा वाला पोर्शन है, ये कार्निया है, और ये पारदर्शी झिल्ली होती है, और इससे होकर चूंकि प्रवेश, लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है प्रवेश करता है, इसलिए कार्निया को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार भी कहते हैं, अर्थात इसको मुख्य गेट कह सकते हैं। कि कार्निया जो होता है, कार्निया से होकर प्रकाश क्या होता है, नेत्र के अंदर आता है, अर्थात लेंस पर पड़ता है। तो ये हो गया आपका कार्निया। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं काले रंग का ये जो पट्टी आप अंदर की ओर एक देख रहे हैं पट्टी, यहाँ पर बीच वाली, यहाँ पर ये जो दिख रहा है काले काले रंग का, इसको जो है बोलते हैं कोराइड। कोराइड क्या होता है, यह एक प्रकार की ब्लैक कलर की अर्थात डार्क कलर की एक प्रकार की परत होती है, और इससे इसका काम क्या होता है कि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्योंकि आपको पता है कि जो काला रंग होता है, ये डार्क ब्लैक कलर का होता है, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। आप जानते हैं कि ब्लैक रंग का अर्थात काले रंग का एक गुण होता है कि सभी रंगों को वो अवशोषित कर लेता है। जैसे कहा जाता है गर्मियों में हम काला कपड़ा ना पहने, तो उसका कारण क्या है कि काला रंग जो होता है प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ये जो काले रंग का आपको ये दिखाई दे रहा है पट्टी, ये कोराइड है। इसको मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, ये देखिए कोराइड है, और इसका काम क्या है कि प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ऐसा क्यों, जब मान लीजिए इसके माध्यम से मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, कार्निया से प्रकाश आया, तो प्रकाश आया तो क्या होता है कि प्रकाश चूंकि फैले न चारों तरफ, आंख पर इधर उधर न जाए, इसलिए यह क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और उसको आंतरिक परावर्तन भी नहीं होने देता है। अगर आंतरिक परावर्तन, प्रकाश की किरण अगर फैलने लगेगी तो आंख क्या होगा, कहीं न कहीं आंख हमारा खराब हो जाएगा। तो ये काम जो कोराइड का है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है और आंतरिक परावर्तन को कम कर देता है या रोक देता है। इसके बाद आता है बच्चों जो अगला पार्ट है चौथा, वो है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक यहाँ पर देखिए क्षण जैसी एक संरचना जो है लगी हुई है, इसी कोराइड से जुड़ी हुई, यहाँ पर नीचे से भी और ऊपर से, ये क्या कहलाती है, आइरिस कहलाती है। और ये रंगीन अपारदर्शी एक मसल्स होती है, आप कह सकते हैं एक झिल्ली टाइप की होती है, जो रंगीन होती है, रंग इसमें मतलब रंगीन होता है और अपारदर्शी होता है। और इसका काम क्या होता है आइरिस का, कि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का मतलब, कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए हम जा रहे हैं, धूप है बहुत तेज, तो बहुत ज्यादा प्रकाश की किरण हमारी आंखों पर पड़ती है। लेकिन अब हमें क्या होता है कि जब ज्यादा प्रकाश की किरण पड़ती है तो चकाचौंध जैसे होने लगता है। आप कहते हैं बहुत ज्यादा प्रकाश से चकाचौंध होने लगता है। ये आइरिस क्या करता है, हमारी आंख को नियंत्रित करता है, अर्थात प्रकाश को नियंत्रित कर देता है कि हमें जितने प्रकाश की जरूरत है हमारी आंख को, उतना ही प्रकाश अंदर ले पाता है। तो आइरिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैंने यहां लिख रखा है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं किसी आइरिस के बगल में ये झालर जैसी संरचना आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये दोनों तरफ यहाँ पर भी झालर जैसी संरचना है और यहाँ पर भी एक झालर जैसी संरचना है, जिसको कहते हैं सीलियरी मांसपेशी। ये सीलियरी मांसपेशियां क्या करती है कि जो आपका ये लेंस है, जो ये आपका लेंस है, नेत्र लेंस,
इसी से ये सीलियरी मसल्स के द्वारा ये लेंस क्या होता है, पकड़े रहती है। अर्थात अगर ये सीलियरी मसल्स ना हो तो ये लेंस आपका क्या हो, इधर उधर हो जाए। तो सीलियरी मसल्स के द्वारा ये लेंस आपका दिख रहे हैं, यहाँ पर एक लेंस भी है, नेत्र लेंस, ये सीलियरी मसल्स के द्वारा क्या होती है, लटके होते हैं, अर्थात जुड़ा होता है ये आपका नेत्र लेंस। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो सीलियरी मसल्स का, वो क्या करता है कि लेंस की जो फोकस दूरी है, इस लेंस, ये उत्तल लेंस है, इसकी कोई ना कोई फोकस दूरी होती है, तो ये लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, कम कर देता है। अर्थात कम भी कर देता है, बढ़ा भी देता है, जैसे जरूरत होती है ये सीलियरी मसल्स उसको कम ज्यादा कर लेती हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सीलियरी मसल्स के बारे में कई बार पूछा गया है कि सीलियरी मसल्स का क्या काम है। तो ये सीलियरी मसल्स जो होती है नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता अभी हम आपको बताएंगे कि समंजन क्षमता क्या है। तो नेत्र की समंजन क्षमता को ये कम क्या करती है, मेंटेन रखती है। अर्थात नेत्र की जो फोकस दूरी है लेंस की, उसको कम या ज्यादा करती है, जैसे जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से ये सीलियरी मसल्स आगे पीछे होकर उसको एडजस्ट करती हैं। इसके बाद सीलियरी मसल्स के बाद जो है आपका छठे नंबर पे आता है पुतली। ये है आपका पुतली। ये जो आप देख रहे हैं कि आपका लेंस और ये आपका जो आइरिस, ये आपका इधर वाला जो कार्निया है, इसके बीच में आपका क्या होता है, पुतली। अब पुतली जो होता है ये एक प्रकार का दरवाजा होता है। जैसे आपने देखा, आप देख रहे हो ये पुतली है, एक प्रकार का शटर है। ये क्या करता है कि हमारी आंखों को कहीं न कहीं ये सुरक्षा प्रदान करता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे, हम जब चलते फिरते हैं, बहुत सारे धूल के कण, बहुत सारे मिट्टी के कण और छोटे छोटे कीटाणु वगैरह, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं। ये पुतली क्या करता है, हमारी आंखों को रक्षा करता है कि कोई चीज उस पर जाके पड़े ना और हमारा आंख भी सुरक्षित रहे। तो अगला जो हमने बताया वो है पुतली। इसके बाद जो सातवें नंबर पे है बच्चों, वो है लेंस। ये आप देख रहे हैं कि एक लेंस है जो कि सीलियरी मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है। और नेत्र में जो लेंस प्रयोग होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। इतना आप जाने, कभी कभी पूछा जाता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है, तो कौन सा लेंस होगा बच्चों, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद आता है आपका रेटिना। रेटिना जो होता है, आप देख रहे हैं कि जो सबसे अंदर वाली परत आप देख रहे हैं, जैसे कि पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ये जो आपकी सबसे अंदर वाली परत आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, रेटिना है। और रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम देखते हैं तो किसी भी वस्तु की फोटो या प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है। कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इसी रेटिना पर ही बनता है। तो रेटिना के बारे में कई बार पूछा गया है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसलिए रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। और रेटिना का काम क्या होता है, वही एक बिंदु है रेटिना जहां पर प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद क्या होता है आपका, ये रेटिना हो गया। रेटिना के बाद आता है अंध बिंदु। यहां पर आप देख रहे हैं एक बिंदु दिखाई पड़ रहा है, ये इसको बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण यहां तक नहीं पहुंच पाती है। और ये बिंदु ऐसा बिंदु होता है क्योंकि प्रकाश की किरण यहां पहुंच नहीं पाती है, इसलिए अंध बिंदु कहते हैं। थोड़ा मोड़ा जो पहुंच भी पाता है, यहां पर जो कभी कभी जब प्रतिबिंब भी बनता है तो बहुत ज्यादा धुंधला प्रतिबिंब बनता है, अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो ये अंध बिंदु है। इसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो 10वें नंबर पे आता है वो होता है पीत बिंदु। जैसे रेटिना पर जो देख रहे हैं आप, ये उभार आप देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अब पीत बिंदु ऐसा बिंदु होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पीत बिंदु क्या है, तो पीत बिंदु जो होता है वो नेत्र की रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बने, उसको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। मैंने यहां पर लिखा है अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब। तो सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहां बनता है, पीत बिंदु पर। वो कहां होता है, रेटिना पर। चूंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर भी कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनता है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो है नेत्रोद या जलीय द्रव।
एक चीज और बच्चों यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला जो पोर्शन होता है आंख का, जो इसके बीच में यहाँ पर द्रव भरा होता है, अर्थात कुछ लिक्विड टाइप से कुछ भरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं। द्रव्य मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एक चीज और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर नेत्रोद या जलीय द्रव, आप देखेंगे कि जो आपकी पुतली होती है, पुतली और आपका ये पोर्शन है कार्निया, इसके बीच में कुछ द्रव जैसी संरचना होती है, पानी जैसी संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, नेत्रोद। ये क्या होता है, आप देखेंगे कभी कभी आपकी आंख से पानी आता है, तो आप वो पानी क्या है, कहीं ना कहीं वो नेत्रोद ही है, उसी एकदम। अच्छा, इस पानी का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये पानी ना हो, अगर जो हमारे आंख में, तो हमारी जो आंख फंक्शन कर रही है, इधर उधर गति कर रही है, उसको बड़ी दिक्कत होगी, तो उसको बोलते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव। तो इस प्रकार से बच्चों कुल 11 पार्ट के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया। हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको उसके सभी नाम और सबके काम को यहाँ पर मैंने लिख भी रखा था। मैंने आपको स्पष्ट बताया। एक छोटा सा जो आपका ये मानव नेत्र का जो पोर्शन था, मैंने इसको अलग पोर्शन में कवर करने की इसलिए कोशिश की कि ताकि आपको मानव नेत्र में कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके बाद जो है एक शब्द आया था अभी, समंजन क्षमता, जो कि सिलियरी मसल्स से संबंधित है। ये जो यहाँ पर जो झालर जैसा जो लटक रहा है सिलियरी मसल्स, ये इसका काम अभी मैंने बताया था कि ये समंजन क्षमता को बनाता है। तो समंजन क्षमता के बारे में होता है कि जो नेत्र लेंस है आपका, ये जो लेंस, ये क्या करता है कि कभी कभी जब ज्यादा तेज प्रकाश पड़ता है नेत्र पर, तो ये क्या करता है, ज्यादा तेज पड़ेगा तो उसको फोकस को क्या करता है, एडजस्ट करके प्रतिबिंब को कहां बना देता है, रेटिना पर। या कम प्रकाश में जब हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं तो क्या कर देता है कि ये सिलियरी मसल्स ही उसको क्या कर देते हैं, फोकस को इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे कि प्रतिबिंब जाके फिर से रेटिना पर बन जाता है। तो समंजन क्षमता को यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जो नेत्र लेंस है आपका ये, इसकी फोकस दूरी जो है कम और ज्यादा करने की क्षमता, और वो करता कौन है, ये आपका सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स क्या करती है कि इस लेंस की जो फोकस दूरी है जरूरत पड़ने पर घटा भी देती है और जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी देती है। तो यही जो जरूरत पड़ने पर घटने और बढ़ने की जो प्रक्रिया है फोकस दूरी को, उसी का एक नाम दिया गया है समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। कई बार आपसे पूछा गया कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो समंजन क्षमता का मतलब होता है कि नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा करना। और वो करता कौन है, सिलियरी मांसपेशियां, जो आपका ये झालर टाइप है जिससे होकर ये उत्तल लेंस आपका लगा होता है, ये समंजन क्षमता को मेंटेन करती हैं। उसके बाद एक बात और यहां पर जान ले बच्चों कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अर्थात किसी वस्तु को हमें कितनी दूरी पर रख के पढ़ना चाहिए, कितनी दूरी पर रख, कोई वस्तु कम से कम कितनी दूर पर हो तो हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। आप याद रखेंगे, अर्थात अगर किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम हम क्या रखेंगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर 25 से कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे आंख की जो समंजन क्षमता है, फिर सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को मोटा करती चली जाती है, हमारे आंख पर दबाव बनने लगता है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर कई बार पूछा गया है। और स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी है, ज्यादा से ज्यादा किसी वस्तु को कितनी दूर पर रखकर हम उसको देख सकते हैं, तो उसको अनंत, देखा जाए कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भी हम आसानी से बना लेते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपको जो मैंने बताया नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में, और मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट, इसके हिस्सों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, आप इसको अच्छे से एक नोट्स में पूरा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे टॉपिक के बारे में 2-2 लाइन जिस प्रकार से हमने बताया है, उसी प्रकार से जैसे दृढ़ पटल हेडिंग बना के दृढ़ पटल के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, और फिर कार्निया के बारे में लिख लीजिए। तो आप सारे पार्ट को अलग अलग जब आप जानते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत, चाहे ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप सारे प्रश्न को अच्छे ढंग से जवाब दे पाएंगे। आशा करते हैं कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको बढ़िया सा एक नोट्स में तैयार रखेंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम में नेत्र का चित्र बनाने के लिए आ जाता है, कभी कभी कुछ नहीं पूछेगा, केवल मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए। अब 4
4 नंबर में यही प्रश्न आता है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ करना नहीं है, बस खाली गोला बना के टेढ़ा मेढ़ा भी अगर आप बना देंगे, एक बाहर उभार कर देंगे, आप तारनियां लगा दिए, यहाँ 3 पार्ट में कोराइड बना दिए, 1.5 पटर बना दिए, कहने का मतलब कुछ है नहीं, एक लेंस लगा के इसको लटका दीजिए सिलियरी मसल से, कुछ भी नहीं, इतना करके आप नाम उम लिख के अगर इस पर आप थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं तो आपको फ्री में मुफ्त में आपको 4 नंबर मिल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक था, इसलिए मैं इसका एक अलग पार्ट ही बना दिया। आशा करते हैं कि आपको मानव नेत्र अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखा है, आप इसको अलग से अपना नोट्स बना लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।